नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल DPMI ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हमारे शरीर का पाचन तंत्र जो है वो कई प्रकार के ऑर्गन्स को सम्मिलित करके उनके साथ मिल करके कार्य करता है। पाचन का अर्थ होता है भोजन के ऐसे तत्वों को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित कर देना, उनको छोटे से छोटे टुकड़ों में बांट देना, जो कि कोशिकाओं द्वारा प्रयोग में लाया जा सके। तो पाचन की प्रक्रिया जो है वो दो प्रकार से पूरी होती है। हम आज बात करेंगे उसमें विशेषता से, विशेष तौर पर ये प्रक्रिया जो होती है, एक होती है रासायनिक और दूसरी होती है यांत्रिक। दो प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो सबसे पहले यांत्रिक की अगर हम बात करें तो यांत्रिक में ऐसे अंग या ऐसे अंगों का पूरा स्ट्रक्चर जो पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। उसके बाद कुछ सहायक अंग भी होते हैं जो पाचन की क्रिया को कंप्लीट कराने में सहायता करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक तौर पर हम उन अंगों को जानने का प्रयास करेंगे जिनसे पाचन की क्रिया जो होती है वो स्टार्ट होती है या फिर पूरी कंप्लीट तौर पर उससे निर्भर रहता है। तो माउथ कैविटी, सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ कैविटी। माउथ कैविटी जो होती है मुख गुहा होती है, उसमें भोजन के कुछ ऐसे ग्लैंड्स स्थित रहते हैं जो एक सीक्रेशन करते हैं। जैसे जिसमें आपका माउथ कैविटी में सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स स्थित होती हैं जो तीन जोड़ों में होती हैं, तीन पेयर इनके होते हैं। तीन जोड़ों में ये स्थित रहती हैं, दो साइड से स्थित होती हैं और एक जोड़ा जो होता है वो हमारी जिह्वा मूल के नीचे स्थित रहता है। इन तीनों का काम होता है सलाइवा का सीक्रेशन करना, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। तो ये लार, जिसको सलाइवा मींस लार, और सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब है यहाँ पर लार ग्रंथियां जो तीन जोड़ों में मुख गुहा में स्थित रहती हैं, ये सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। सलाइवा जो होता है वो हमारे दांतों द्वारा जब भोजन को चबाया जाता है, इधर उधर घुमाया जाता है मुंह में, तो वो उसको मिश्रित होकर के उसको एक लुगदी की तरीके से एक ग्रास बनाती है, जिससे कि ये हमारी जो पाइप है, जो फूड पाइप है, उसमें आसानी से जा सके। उसके साथ में इसका जब हम रासायनिक की बात करेंगे तो इसमें से सलाइवा जो होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो एंजाइम भी स्रावित करती हैं, जिसको सलाइवरी एंजाइम बोलते हैं। वो जिसको आपको सलाइवरी एंजाइम जो होता है वो टाइलिन, जिसमें टाइलिन स्थित रहता है, तो टाइलिन जो होता है उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो हम केमिकल प्रोसेस में देखेंगे। तो माउथ कैविटी में तीन प्रकार की, तीन जोड़ी में सलाइवरी ग्लैंड स्थित रहती हैं जो सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। सलाइवा जो होता है इसमें 99% आपका वाटर होता है और 1% में प्रोटीन और उसके साथ में कुछ लवण और उसके साथ में ये आपके एंजाइम्स आ जाते हैं। ये सलाइवा का पूरा संगठन है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, नोट करना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट आपका आता है माउथ कैविटी के बाद आपका पॉइंट आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स जो होता है ये आपका, जहां पर फेरिंक्स के तीन हमने आपको जो आपका एक इससे अगला वाला वीडियो जो था उसमें हमने आपको बताया था, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें मैंने आपको बताया था फेरिंक्स के तीन भाग होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंक्स, एक होता है आपका ओरोफेरिंक्स और एक होता है आपका लैरिंजियोफेरिंक्स। तो ये आपका जो फेरिंक्स होता है, लैरिंजियोफेरिंक्स जहां पर स्थित होता है, उसमें पाचन में इसका कोई विशेष कार्य नहीं रहता है। तो इसलिए सिर्फ इसका काम ये है कि ये भोजन को जो हमने ग्रास जो फूड लिया है, जो भी भोजन हमारा आ रहा है, उसको ये प्रोवाइड कराता है कि ये आपकी जो फूड पाइप है उसमें पहुंच जाए, उसको एक पथ बनाता है, उस पथ को प्रोवाइड कराता है, तो इसमें पाचन की कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। उसके बाद आपका आता है ओइसोफेगस।
ओएसोफेगस। ओएसोफेगस लगभग 10 इंच लंबी एक नलिका होती है जो आपकी फेरेंक्स से नीचे, जहां पर यहाँ पर आप एक चीज डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो आपका फेरेंक्स होता है उसके बाद से ही जो ओएसोफेगस और आपका जो एयर पाइप है, जो आपकी ट्रेकिया है, वो अलग अलग हो जाते हैं। उससे पहले तक ये दोनों एक ही रहते हैं। तो जो आपका फेरेंक्स है, फेरेंक्स इनको डिवाइड कर देता है। फेरेंक्स की जगह से ये डिवाइड हो जाते हैं दो भागों में, एक आपका ट्रेकिया में परिवर्तित हो जाता है और एक होता है आपका ओएसोफेगस। तो ये दोनों ही पाइप जो है इनका फंक्शन अलग अलग है, इनके कार्य अलग अलग हैं। तो ये कार्य किस प्रकार से करते हैं, कोई भी फूड, जब भोजन के जो आपका भोजन है, कोई भी खाद्य पदार्थ जब माउथ कैविटी से नीचे उतरता है तो उतरने के बाद यहाँ पर एक ढक्कन टाइप का लगा हुआ रहता है, एक कवरिंग लेयर होती है, पतली सी झिल्ली होती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस जो होता है, जब आप भोजन को निगलने की प्रक्रिया करते हैं, जब निगरण की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में एपिग्लोटिस जो होता है वो आपके ट्रेकिया का जो मुंह होता है उसको बंद कर देता है। और ट्रेकिया के मुंह को बंद करने के बाद जो भोजन है आपका, वो जैसे ही ट्रेकिया बंद होता है तो आपका ये ट्रेकिया में ना जाकर के आपका ओएसोफेगस में आ जाता है। ओएसोफेगस जो होता है वो 10 इंच लंबी एक पाइप होता है जो भोजन को आमाशय तक जाने का एक रास्ता देता है। ये आपकी जो 10वीं थोरेसिक वर्टेब्रा होती है वहां तक जाकर के आमाशय में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों ही पाइप जो है वो, अब इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि आगे कौन सा है, फ्रंट पे क्या है। तो ये दो पाइप जो है, जैसा कि मैंने आपको ट्रेकिया जब पढ़ाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने सी शेप जो कार्टिलेज पढ़ा होगा, तो जो सी शेप का कार्टिलेज होते हैं उनका ये जो अधूरा भाग होता है, जो जिस जगह पर कार्टिलेज नहीं होती है, वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि इसके जस्ट पीछे जो ट्रेकिया है उसके जस्ट पीछे आपका ओएसोफेगस होता है। तो ओएसोफेगस जो है उसमें एक क्रमांकचन गति होती है, उस गति में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, तो इसलिए ओएसोफेगस जो होता है इसमें भी पाचन की कोई प्रोसीजर नहीं होता है, कोई भी पाचन नहीं होता है। उसके बाद अब आपका आता है स्टमक। आमाशय, जिसको आप आमाशय के नाम से जानते हैं। स्टमक एक जे के आकार का, इसका आकार जो होता है वो जे के आकार की एक संरचना होती है, जो इसको आप भोजन का भंडार गृह भी कह सकते हैं। इसमें भोजन जो होता है वो लगभग 2 से 3 घंटे तक रुकता है, या फिर इसमें भोजन का जो प्रोसीजर है, जो डाइजेस्टिव प्रोसीजर है, वो 2 से 3 घंटे तक इसमें चलता है। उसके बाद ये भोजन जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भी आपका खाद्य पदार्थ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इस बीच में जो आपका आमाशय है, इसमें से एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसकी जो आंतरिक दीवार होती है उस पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको जठर ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो एक विशेष प्रकार का स्रावन करती हैं, एक फ्लूइड का, एक जूस का स्रावन करती हैं, जिसको आप गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका जो आपका संगठन होता है उसमें HCl हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, उसके साथ में आपके एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। जब आपका आएगा तो हम उसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो स्टमक जो होता है वो भोजन को एक जगह रुकने का स्थान प्रदान कराता है। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फूला हुआ और जो आपका ओएसोफेगस और डिओडिनम के बीच का भाग होता है जो काफी फूला हुआ होता है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जब आपको लगता है कि अब हमारा भोजन करने का मन नहीं है या फिर अब हम पेट भर गया है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये इतना एरिया जो है वो फिर भी खाली रहता है। इसको आप भर नहीं सकते हैं कितना भी भोजन करने के बाद, क्योंकि इसका जो आकार है, अभी हमने आपको बताया जे के आकार का होता है, अंग्रेजी का अक्षर जो जे होता है उसके आकार का होता है। लेकिन बहुत सारी शारीरिक गतिविधियों और भोजन की जो भोजन की स्थिति है उसको देखते हुए इसका आकार जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, ये परिवर्तित हो सकता है।
आप जब आपका जो आप भोजन पूर्ण रूप से किए हुए हो तो ऐसी स्थिति में इसका आकार कुछ और भी हो सकता है। अब बात हम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो आमाशय के इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डियोडिनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है आपका इलियम। इसके तीन पार्ट होते हैं। डियोडिनम वह भाग है जो आमाशय से जैसे ही ये आपका एक राउंड वे में आता है, जैसे ही ये राउंड वे में आता है तो वहां पर इसको डियोडिनम के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये इसका डियोडिनम हिस्सा है। डियोडिनम जो भाग होता है इसमें जो इसके सहायक अंग होते हैं उसमें से लिवर और आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की डक्ट्स जो होती हैं वो डियोडिनम वाले हिस्से में खुलती हैं आकर के, जिनसे पेनक्रियाटिक जूस और आपका बाइल जूस जो होता है वो इसमें स्रावित होता है या भोजन में मिश्रित होता है। भोजन जो आपका खाद्य पदार्थ है वो 2 से 3 घंटे तक रुकने के बाद इस डियोडिनम वाले हिस्से से कायम होकर के आपका डियोडिनम वाले हिस्से से छोटी आंत में जाता है। दूसरा इसका भाग आता है जेजुनम। तो जेजुनम में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि जो छोटी आंत होती है इसका खुद का भी एक अपना एक फ्लूइड होता है, एक जूस होता है जो स्रावित होता है, जिसमें लवण वगैरह पाए जाते हैं। तो उन सभी का कार्य हम आगे चल के देखेंगे। और इलियम इसका मेन पार्ट है। पाचन जो संस्थान है आपका उसका मेन पार्ट है इलियम। अत्यधिक भोजन का पाचन और भोजन का जो अवशोषण होता है वो इलियम वाले जो आपका छोटी आंत का इलियम होता है उसमें ही होता है। तो आपको ये विशेष याद रखना पड़ेगा कि इलियम जो होता है वो छोटी आंत का एक विशेष हिस्सा है जिसमें पाचन की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है। इलियम, तो इलियम में क्या होता है, इलियम में जैसे ही कोई खाद्य पदार्थ इलियम में पहुंचता है तो उसके बाद में इसकी अगर संरचना की बात करें, अगर आप इसको देखें तो इस प्रकार से इसकी संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें लिम्फेटिक डक्ट और आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड कैपिलरी जो होती हैं वो स्थित रहती हैं। तो ये इनको रसांकुर के नाम से जाना जाता है या फिर इनको माइक्रोबिलाई कहते हैं। माइक्रोबिलाई जो आपका इलियम हिस्सा होता है छोटी आंत का, तो छोटी आंत के इलियम जो पार्ट होता है उस पार्ट में इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें जो आपकी ब्लड कैपिलरीज और उसके साथ में जो आपकी लिम्फेटिक डक्ट्स जो होती हैं वो इसमें लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं वो इसमें स्थित रहती हैं। तो उनका काम क्या होता है, इलियम वाले हिस्से में ही भोजन का अवशोषण, भोजन को जो ऊपर से भोजन आमाशय और डियोडिनम से जो पचते हुए आ रहा है, इसमें भोजन जो इलियम हिस्सा है, जो आपका छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम हिस्सा है उसमें भोजन का अवशोषण होता है और उसके साथ में इसमें से जो इसकी माइक्रोबिलाई होती है, रसांकुर होते हैं, ये भोजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। अब हम दूसरा अगला पॉइंट हमारा जो आता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो आपका जो इसका जो आपका छोटी आंत होती है उसका कवर होता है या उसका जुड़ने के स्थान से लेकर के उसको सीकम के नाम से जाना जाता है। इसका जो जुड़ने का स्थान होता है इसको सीकम कहते हैं, लगभग इतने भाग को। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसको 3 भागों में इसको भी डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो सीकम जो होता है आपका वो इस हिस्से को सीकम बोलते हैं, कॉलन
ये आपका रेक्टम। इसके 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलोन। कोलोन जो होता है वो इस प्रकार से पूरा इतना हिस्सा होता है और उसके बाद ये आपका रेक्टम स्टार्ट हो जाता है। तो बड़ी आंत जो होती है, अब एक बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर ये आती है, आपको विशेष ध्यान देना है इस चीज पे कि लार्ज इंस्टेटाइन और स्मॉल इंस्टेटाइन को मतलब अगर इनकी लंबाई के अनुसार या फिर इनका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एकदम से विपरीत है। स्मॉल इंस्टेटाइन जो होती है आपकी, अगर हम इसको स्ट्रेस करें तो लगभग इस प्रकार की दिखेगी स्मॉल इंस्टेटाइन, और लार्ज इंस्टेटाइन जो होती है वो लगभग इस प्रकार की दिखेगी लार्ज इंस्टेटाइन। तो स्मॉल इंस्टेटाइन और लार्ज इंस्टेटाइन में हमें अंतर क्या दिख रहा है? स्मॉल इंस्टेटाइन जो है वो काफी बड़ी है अपेक्षाकृत लार्ज इंस्टेटाइन से। तो फिर इसको स्मॉल इंस्टेटाइन क्यों कहा जाता है? इसको स्मॉल इंस्टेटाइन इसलिए कहा जाता है, जो आपकी छोटी आंत होती है लंबाई के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये बड़ी आंत से काफी लंबी होती है। इसका जो लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर होती है, और ये आपकी जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई 1.5 मीटर, 6 मीटर स्मॉल इंस्टेटाइन आपका और 1.5 मीटर होता है आपका जो लार्ज इंस्टेटाइन होता है। तो लंबाई के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन फिर भी हम इनको कहते क्यों हैं? उसका कारण ये है कि जो स्मॉल इंस्टेटाइन होता है आपका, इसको इसकी जो लेयर होती है या इसका जो पाइप होता है, पाइप नुमा जो संरचना होती है वो काफी कैसी होती है? थिन होती है। और जो आपकी जो बड़ी आंत होती है या फिर जो लार्ज इंस्टेटाइन होती है उसकी संरचना काफी थिक होती है। मतलब इसकी जो भित्तियां हैं या फिर इसकी जो संरचना है वो लार्ज इंस्टेटाइन की अपेक्षा इनका जो पूरा सरफेस है वो सरफेस छोटा है, छोटी आंत का, इसलिए इसको स्मॉल इंस्टेटाइन कहते हैं। और जो आपका लार्ज इंस्टेटाइन है वो लंबाई में तो छोटी है लेकिन उसका जो सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा है। तो इस वजह से इसको हम इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इसको लार्ज इंस्टेटाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये विशेष बात आपको काफी ध्यान रखनी है। लार्ज इंस्टेटाइन जो होती है उसमें भोजन का जो आपका खाद्य पदार्थ है, तो खाद्य पदार्थ का छोटी आंत से निकल करके जैसे ही इसका सीकम एरिया स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक अपेंडिक्स संरचना आपको दिख रही है, जो मैंने ब्लैक मार्कर से इसको ब्लैक किया हुआ है। तो अपेंडिक्स क्या होता है? ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है जिसका हमारे पूर्वजों में तो काम था लेकिन अब हमें ये बिल्कुल डीएक्टिवेट है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जब छोटी आंत से कोई भी खाद्य पदार्थ जो होता है वो डाइजेस्ट होने के लिए बड़ी आंत में आता है, तो किसी वजह से इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपका जो अपेंडिक्स है उसमें चला जाए या फिर किसी संक्रमण की वजह से क्या होता है इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें सूजन वगैरह हो जाती है, जिसको अपेंडिसाइटिस नाम से जानते हैं। अपेंडिसाइटिस रोग डिजीज के नाम से जानते हैं। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? उस स्थिति में इसको बिल्कुल भी शरीर से काट करके निकाल दिया जाता है। या फिर आपने कभी देखा हो कोई जब कोई डिफिकल्ट सर्जरी होती है, जब आपकी कोई एब्डोमिनल सर्जरी होती है तो उस स्थिति में भी इसको निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता निकालने की नहीं थी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आगे फ्यूचर में चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम ये क्रिएट ना करे जिससे कि हमें दोबारा से सर्जरी करनी पड़े। तो ऐसी स्थिति में इस अपेंडिक्स को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इसका विशेष तौर पर हमारे शरीर में कोई काम नहीं था। अब जो इसका सीकम एरिया होता है, कोलोन एरिया होता है, तो जो भी आपने खाद्य पदार्थ लिया है उसमें जितना भी वाटर है, वाटर जो है खाद्य पदार्थ के साथ में, तो उसका जो पाचन है या फिर आप ऐसे समझ लीजिए आपने जो भी पानी जो वाटर है जो भी ग्रहण किया है किसी भी तरीके से, तो उसका जो अवशोषण है, तो पानी का अत्यधिक अवशोषण जो होता है वो आपकी लार्ज इंस्टेटाइन में होता है, और उसके साथ में ये कोलोन से होता हुआ अवशोषित होता हुआ और उसके बाद ये रेक्टम में पहुंचता है। रेक्टम क्या है? रेक्टम को मलाशय के नाम से भी जाना जाता है। मलाशय में क्या होता है?
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनका पाचन नहीं हो पाया है या फिर हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, रेक्टम उनको एक विशेष क्षेत्र देता है, एक स्थान देता है जिस जगह पर वो एक जगह स्थित हो सके, एक जगह स्टोर हो सके। कुछ समय बाद जब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनको निकालने का, जब हमारे शरीर से बाहर करने का जब ऐसा स्थिति बनती है तो एनएस के माध्यम से उसको हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये तो था आपका भौतिक प्रोसीजर, जो भी यांत्रिकी प्रोसीजर होता है जो आपके अंग स्थित होते हैं उन अंगों में। तो अब हम देख लेते हैं, अभी आपने जो कुछ भी पढ़ा तो उसमें ये ऐसे अंग हैं जो पाचन में, जो पाचन की प्रोसीजर होता है, जो डाइजेस्टिव प्रोसीजर होता है उसमें डायरेक्ट एकदम से पूरा हिस्सा लेते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सेसरी ऑर्गन्स की। एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स में अब डायग्राम में आपको बना के दिखा रहा हूं थोड़ा सा। एक्सेसरी ऑर्गन्स में क्या होता है, यहाँ पर आपका लिवर, जो आपका राइट साइड में लिवर स्थित होता है, तो लिवर जो होता है वो एक्सेसरी एक ऑर्गन का काम करता है, मतलब भोजन में सहायक। लिवर के माध्यम से क्या होता है, लिवर जो होता है वो एक बाइल, जो आपका पित्त रस होता है, जिसको आप पित्त रस बोलते हैं। तो ये पित्ताशय, एक इसके नीचे एक ब्लैडर होता है, एक छोटी सी संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना, जिसमें ये स्टोर रहता है। पित्त रस जो होता है, पित्त रस को सीक्रेट करता है। पित्त रस क्या करता है, आपने अभी आमाशय को देखा, तो आमाशय में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। यहाँ पर जब सलाइवा इसमें मिलता है तो सलाइवा का पीएच मान लगभग आपका 6.8 से लेकर के 6.4 के बीच होता है। तो हमारा कोई भी द्रव होता है जो उसका स्वाद होता है वो 7 पीएच मान होना चाहिए। उसका पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। सलाइवा के मिश्रित होने के बाद इसका पीएच मान 7.4 हो जाता है, तो मतलब ये हल्का सा क्षारीय हो जाता है। तो क्षारीय होने के बाद जब ये आपका जो आपकी फूड पाइप है, फूड पाइप के माध्यम से जब ये आमाशय में आता है, तो आमाशय में आने के बाद ये हल्का सा जो क्षारीय था, जो भी हमने फूड ग्रहण किया है, जो भी हमने भोजन ग्रहण किया है, उस भोज्य पदार्थ को ये जो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें HCl जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड, वो उसका पीएच मान को कन्वर्ट कर देता है। उसके पीएच मान को कितना कर देता है, 1.5 पीएच इसका जो हो जाता है आपका। जो भी खाद्य पदार्थ आपने ग्रहण किया है, जैसे ही आमाशय में आएगा, तो आमाशय में आने के बाद गैस्ट्रिक जूस से उसकी क्रिया होगी। क्रिया होने के बाद उसका पीएच जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1.5। तो ये काफी ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि आपको वैसे ही दिख रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अम्लों की प्रकृति जो होती है वो कैसे अम्लीयता होती है, काफी खट्टे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बाइल होता है, इस बाइल का काम क्या होता है, ये बाइल जो है इसके पीएच को दोबारा से बदल देता है। जब आमाशय से कोई भी भोज्य पदार्थ हमारा ड्यूडिनम में आता है, तो ड्यूडिनम में ये बाइल जो होता है, बाइल सीक्रेट होता है आपका लिवर के माध्यम से। तो लिवर में एक गॉल ब्लैडर होता है, उसके नीचे से सटा हुआ, और उस गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल के आती है, जो छोटी आपकी जो ड्यूडिनम हिस्सा है, उस ड्यूडिनम हिस्से से जुड़ी हुई रहती है। उस ड्यूडिनम हिस्से से बाइल जो होता है वो थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है। तो उस बाइल का पीएच, जो अभी आपका भोजन जो ड्यूडिनम में आया है, जो भी भोज्य पदार्थ है वो ड्यूडिनम में आया है, तो उसका पीएच अभी 1.4 है, और जो बाइल है उनकी क्षारीयता, अम्लीयता को क्षारीयता में कन्वर्ट कर देता है। ऐसी स्थिति में लिवर के माध्यम से बाइल जो होता है, पित्त रस का स्रावन होता है। तो इसलिए लिवर एक हमारा पाचन का कैसा है, एक्सेसरी ऑर्गन्स है, एक प्रकार से एक्सेसरी ऑर्गन है। उसके साथ में जो आपका पैनक्रियाज,
एक और एसेसरी ऑर्गन होता है जिसको आप पेनक्रियाज बोलते हैं। जिसको पेनक्रियाज बोला जाता है। पेनक्रियाज का मतलब होता है आपका अग्न्याशय। अग्न्याशय का कार्य क्या होता है हमारा? अग्न्याशय जो होता है वो हमारे शरीर में विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित एंजाइम स्रावित करता है जो पाचन में काफी सहायक होते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे कि पेनक्रियाज भी हमने क्यों नहीं दर्शाया, क्यों इसलिए नहीं दर्शाया क्योंकि पेनक्रियाज जो होता है वो आपके स्टमच के बिहाइंड होता है, स्टमच के पीछे स्थित होता है, तो इसलिए हम इसको नहीं दर्शा सकते। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस स्रावित होता है। पेनक्रियाटिक जूस स्रावित होता है। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो 3 प्रकार के इसमें एंजाइम होते हैं इसमें, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। पेनक्रियाटिक एमाइलेज और दूसरा आपका जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है उसके साथ में होता है ट्रिप्सिन। और तीसरा होता है आपका लाइपेज। इनकी जो कार्य करने की प्रवृत्ति है या ये क्या कार्य करते हैं उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स में उसके साथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड्स को मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया। और उसके बाद में लिवर और पेनक्रियाज जो आपका पेनक्रियाज होता है अग्न्याशय होता है। अब हम बात करते हैं इनके केमिकल प्रोसीजर की। कोई भी भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में पहुंचने के बाद किन किन एंजाइम्स के संपर्क में आकर के उनसे क्रिया करके और किन किन चीजों में टूटता है। पाचन की मतलब आप ऐसा कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव का मैकेनिज्म क्या होता है, जो भी डाइजेस्ट करते हैं, पाचन की जो प्रक्रिया है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, माउथ से। तो माउथ में आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स में हाइड्रो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टमच की। स्टमच में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें आपका HCl होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ HCl। और उसके बाद इसमें HCl के साथ में इसमें पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। HCl नंबर दूसरा आपका पेप्सिन और नंबर तीसरा इसका होता है रेनिन। HCl आपको पहले ही बता दिया कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोज्य पदार्थों की क्षारीयता को अम्लीता में परिवर्तित कर देता है, अम्ल प्रभावी बना देता है। और जो आपका पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन जो होता है वो जो भी आपका प्रोटीन होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। प्रोटीन को पेप्सिन की उपस्थिति में, पेप्सिन की उपस्थिति में ये प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन को पेप्सिन जो होता है वो जो भी हमने भोज्य पदार्थ लिया है तो वो HCl से मिलकर के छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, कायम हो गया उसका। तो वो उसमें जितना भी प्रोटीन था तो पेप्सिन ने क्या किया, उस मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर बाइल डक्ट से बाइल पिगमेंट नहीं आ रहा है या बाइल जो आपका पित्त रस है वो बाइल डक्ट से ड्यूडेनम से होकर के नहीं आ रहा है तो ये पेप्सिन जो होता है वो डीएक्टिवेट रहेगा। हमारे शरीर में वो किसी भी प्रकार से प्रोटीन को, जो प्रोटीन है आपका, उसको पेप्टोन में परिवर्तित नहीं कर सकता है। ये जब तक एक्टिवेट नहीं होता है, जब तक कि इसमें बाइल पिगमेंट नहीं मिलता है, या सॉरी जब तक कि इसमें बाइल जो आपका जूस होता है वो नहीं मिलता है, तब तक ये प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित नहीं कर सकता है। दूसरा होता है, अगला है आपका रेनिन। तो रेनिन का विशेष तौर पर जो कार्य होता है वो शिशु जो होते हैं, जो शिशु मिल्क
दूध का मतलब श्रावण दूध का उपयोग करते हैं या दूध पीते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं, तो उनमें ये जो होता है वो दूध को खंडित करने के लिए, दूध के अवयवों को तोड़ने के लिए प्रयोग में आता है। तो वयस्क व्यक्तियों में इसका विशेष तौर पर कोई विशेष कार्य नहीं होता है। अब हम बात करते हैं आपका डिओडिनम का। छोटी आंत का एक हिस्सा होता है डिओडिनम। तो डिओडिनम में मैंने आपको बताया लिवर बाइल का, लिवर के माध्यम से जो बाइल पित्ताशय से पित्त रस जो होता है वो डिओडिनम में मिलता है जाकर के। तो आप बाइल का क्या करते हैं, बाइल जो होता है वो एमेनिफिकेशन कर देता है। एमेनिफिकेशन कर देता है किसका, जो आपके फैट होता है, जो भी आपका फैट है, जैसे जो भी फैट्स होते हैं भोजन में, तो उनको बाइल की उपस्थिति में ये क्या करता है, जो भी फैट है आपका, इसको और ज्यादा टुकड़ों में तोड़ देगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इतना फैट है, तो इसने क्या किया, बाइल ने क्या किया, इस फैट को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये आपका पूरा एक मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, उसको खंडित कर देता है, उसको और तोड़ देता है, जिससे कि ये जो आपका फैट है, तो ये फैट को जो आपकी रसायनकुल है, रसायनकुल काफी अच्छे से अवशोषित कर सके। अगर बाइल नहीं होगा तो फैट जो होगा उसका वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा, मतलब रसायनकुलों से अवशोषित नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिवर। तो लिवर के माध्यम से बाइल स्रावित होता है। तो बाइल काम क्या है, जो भी फैट्स होते हैं उन फैट्स को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब पेनक्रियाज, जो आपका पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज से आपके 3 प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो स्रावित होते हैं। एक होता है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा होता है आपका लाइपेज और तीसरा होता है आपका एमाइलेज। ट्रिप्सिन नंबर 2, लाइपेज और तीसरा है एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये आपके जो आपका पेनक्रियाज होता है, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, उसमें ये स्रावित होते हैं। तो उसके साथ में ये क्या क्या कार्य करता है, जो प्रोटीन होती है, जो आपका जो पेप्टोन है, सॉरी, जो आपकी प्रोटीन होती है, तो जो ट्रिप्सिन होता है, आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर भी प्रोटीन का पाचन होगा, डिओडिनम में भी, वो सॉरी आपका स्टमच में भी प्रोटीन जो है उसका पाचन होगा। और जो आपका डिओडिनम होता है, तो डिओडिनम में जो प्रोटीन होती है आपकी, प्रोटीन को ये पेप्टोन में बदलता है। कौन सा वाला, ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है, और जो फैट्स होते हैं उनको, जो आपका लाइपेज एंजाइम होता है वो फैटी एसिड्स, फैटी एसिड में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है, और जो आपका लाइपेज होता है वो फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपका जो एमाइलेज बचता है, तो एमाइलेज जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट को, CHO, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज की उपस्थिति में ये इसको फ्रैक्टोज और जो आपका ग्लूकोज होता है या फिर माल्टोज होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। डिओडिनम में लिवर के माध्यम से बाइल जो आपका सिक्रेशन होता है, बाइल का सिक्रेशन, बाइल जो होता है वो आपका जो फैट होते हैं उन फैट को तोड़ने में सहायक है। फैटों को, जो फैट्स होते हैं उनको तोड़ने में सहायता करता है, उनको और छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित कर देता है। और जो आपका पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो आपका प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। फैटी एसिड, फैट्स जो होते हैं, लाइपेज जो होता है वो फैट्स को फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। और एमाइलेज जो होता है आपका वो CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है।
उसके साथ में अब हम बात करेंगे इलियम। जो आपका इलियम है, छोटी आंत का छोटी आंत का जो इलियम है, तो इलियम में क्या होता है, अपनी आंत का भी एक अपना जूस होता है, जिसमें इलियम में जो आपका प्रोटीन या पेप्टोन जो भी होते हैं, माल्टोज जो होता है, वो माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। इलियम में जो भोजन का डाइजेस्टिव होता है उसमें, तो माल्टोज, कौन से वाले, माल्टोज जो होता है वो माल्टेज, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, माल्टेज की उपस्थिति में किस में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज में। माल्टोज को माल्टेज जो आपका जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। उसके साथ में जो पेप्टोज होते हैं आपके, पेप्टेज, ये पेप्टेज को कौन सा वाला एंजाइम करता है, जो पेप्टेज होते हैं, पेप्टेज को पेप्टिडाइड्स, पेप्टिडाइड्स जो एंजाइम होता है वो इनको एमिनो एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्टोज जो थे आपके, वो पेप्टिडाइड एंजाइम की उपस्थिति में या उसके साथ क्रिया करके एमिनो एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है सुक्रोज। सुक्रेज की उपस्थिति में, सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, जबकि फ्रैक्टोज जो होता है, फ्रैक्टोज की वजह से ही चीनी जो होती है वो काफी मीठी होती है। चीनी का जो मीठापन होता है, जो भी मीठे पदार्थ होते हैं वो आपके फ्रैक्टोज की वजह से ही मीठे होते हैं। दूसरा आपका आता है जो सुक्रोज जो है वो आपका किस में परिवर्तित हुआ, सुक्रोज हुआ आपका सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में परिवर्तित हो गया। उसके बाद आपका आता है इस प्रकार से जो इलियम है, तो इलियम में ये आपका केमिकल प्रोसीजर चलता है जो भोजन को तोड़ता है। तो भोजन को तोड़ने के बाद क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये छोटे छोटे, मतलब ये माल्टोज जो है, माल्टोज का जो ये ग्लूकोज में परिवर्तन हुआ है, तो माल्टोज को और छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित किया और छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित करने के बाद ये ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज ऐसे ही पेप्टोज जो होते हैं वो पेप्टिडाइड जो आपका एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में एमिनो एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब ये जो पेप्टेड, सुक्रोज और माल्टेज हैं, ये इनके बड़े रूप हैं, मतलब इनसे छोटा, ये मतलब इन जो ग्लूकोज है आपका एमिनो एसिड्स है, इनको छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित किया गया, तोड़ा गया, अणुओं में तोड़ा गया, तो उनके छोटे छोटे, अब इनको छोटे उसमें तोड़ना, पाचन की प्रक्रिया जैसे कि आप जानते हैं, पाचन जो होता है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही टाइलिन एंजाइम मुंह में जो आपका सलाइवा पाया जाता है, तो सलाइवा में जैसे ही टाइलिन जो होता है वो एंजाइम आपका उसमें मिश्रित होता है, तो उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रोसीजर जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा जो आपके दांत होते हैं, दांत भी आपका एक आपसे जो आपका एसेसरी ग्लैंड्स में आते हैं, तो दांत जो होते हैं उनकी संख्या, दांत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थायी दांत, एक परमानेंट होते हैं, और एक होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं। तो जो आपके अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, और ये 6 महीने से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जो 6वां महीना होता है उससे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और 6 महीने से निकलने के बाद ये 5 वर्ष तक पूर्ण निकल करके और झड़ जाते हैं।
उसके बाद आपके स्थायी दांत हो गया, स्थायी दांत होते हैं जो उन्हीं दांतों की जगह लेते हैं, इनकी संख्या 32 होती है और ये इनका विशेष कार्य जो होता है वो भोजन को चबाना होता है। दांतों की संरचना के बारे में हम विशेष तौर पर अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसके साथ में आपका और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका ये एक व्यवस्था दिख रही होगी जो आपका स्टमच है। तो स्टमच में ये स्पिंजर पाए जाते हैं। स्पिंजर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी संकोचनी पेशियां जो इस राउंड स्थिति में होती है। ऐसी संकोचनी पेशियां विशेषतर ट्यूब्स या किसी एक ब्लैडर को ब्लॉक करने के लिए होती हैं। तो ये जो होती हैं, ये आपका जो आमाशय है या फिर जो आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कई जगह पर होती हैं अलग अलग। जैसे कि आपका जो आपका फेरेंक्स होता है उसके बाद होती हैं, क्योंकि जब भोजन श्वास नली में जा सकता है तो फिर जब आप श्वास लेंगे तो हवा भी श्वास नली में जा सकती है। भाई कॉमन सी बात है कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन को कम करने के, भोजन को श्वास नली में ना जाए उसके लिए तो एपिग्लोटिस है जो उसको श्वास नली में नहीं जाने देगा। लेकिन जो आप एयर ले रहे हैं तो एयर बेसिक तौर पर आप देखते हैं कि नाक के द्वारा ली जाती है, ठीक है, लेकिन कुछ एयर जो होती है वो मुंह द्वारा भी ली जाती है। जब आपको जुकाम या ऐसी स्थिति होती है तो उस स्थिति में आप नाक के द्वारा भी श्वास ग्रहण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो श्वास आप ग्रहण कर रहे हैं वो श्वास आपकी श्वास नली में ही जाए, इसके लिए यहाँ पर जो आपका जो फेरिंक्स होता है, तो फेरिंक्स की जगह पर जो आपका जो फूड पाइप होता है उस फूड पाइप में एक इस प्रकार के स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। जो स्फिंक्टर होते हैं उन स्फिंक्टर का काम होता है संकोचनी पेशी के माध्यम से उनको ब्लॉक किए हुए रहना। अब इसमें हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें कोई भी जो भोज्य पदार्थ है वो किस प्रकार से नीचे बढ़ता है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। प्रोसीजर क्या है इसका, जैसे कि आप सपोज दैट आप ऐसा समझ लीजिए कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद कई स्थितियां ऐसी बनती हैं कि आप तुरंत लेट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आप भोजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट जो होता है वो हमारे ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है यहाँ से लेकर के आपका जो आपका फेरिंक्स है उसके नीचे से लेकर के और आपका एनस तक, इसकी लंबाई जो होती है वो 9 मीटर, उसकी लंबाई जो होती है वो होती है 9 मीटर, काफी ज्यादा लंबाई है। अगर आप इसको स्ट्रेस करके जैसे देखते हैं तो 9 मीटर का मतलब हो गया लगभग 30 फीट। 30 फीट की छोटी बड़ी और जो आपका फेरिंक्स से लेकर के आपका जो एनस होता है वहां तक अगर इसको स्ट्रेस कर दिया जाए तो इसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 30 फीट हो जाएगी। तो इस पूरी 30 फीट की जो लेंथ है इसकी, इस पूरी लेंथ में एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह पर स्पिंटर पाए जाते हैं। इन स्पिंटर का काम होता है विशेष अंग को ब्लॉक करना। ऐसे ही आपका जो आमाशय होता है तो आमाशय की जो शुरुआत होती है तो वहाँ पर कार्डियक स्पिंटर पाया जाता है और उसके बाद जो आमाशय जहाँ पर खत्म होता है या फिर आमाशय का जहाँ एंड होता है उस जगह पर पाइलोरिक स्पिंटर पाया जाता है। जिससे आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जैसे कि आप उल्टे, जैसे आप तुरंत भोजन किया आपने और भोजन करने के बाद आप तुरंत लेट जाते, तो लेटने के बाद अगर ऐसा होता, मतलब ईश्वर की एक ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने की है जिसमें कि शारीरिक किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो भी वह व्यवस्था वैसी ही रहे। तो इसके लिए इसमें एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसको पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट का मतलब होता है क्रमांकुचन गति। पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट जो होता है वो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। जब भी आप भोजन निगलते हैं तो ये फेरिंक्स से ऊपर तक तो ये एक ऐच्छिक क्रिया, निगलने की प्रक्रिया जो होती है वो 3 फेज में होती है। तो 3 फेज में जो आपका जो पहला फेज होता है वो तो आप ऐच्छिक है, मतलब आप चाहे तो निगल सकते हैं। जैसे ही ये फेरिंक्स तक आता है तो इसका दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है। दूसरे फेज में क्या है, ये फेरिंक्स से लैरिंक्स में ना होकर के ओएसोफेगस में आया।
तो ओएसोफेगस में आने के लिए भी एक जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कार्य करता है, तो इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। आप चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गले से कोई चीज नीचे उतरे तो फिर वो जो आपका पेरिस्टेटियल जो मूवमेंट है, पेरिस्टेटिक जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के द्वारा वो नीचे चला जाएगा। आप ऐसा आपने कभी फील किया होगा कि आप जैसे कि आप लेटे हुए हैं, तो लेटी हुई स्थिति में क्या होता है, आप कुछ खा रहे हैं, तो लेटी अगर ये सब ग्रेविटी पर निर्भर होता कि भाई हम खड़े हैं तो हमेशा खड़े होकर तो नहीं खाना खाते, हम बैठ के भी खाते हैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हमें लेट करके भी हम कुछ खा भी लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी भोजन हमारा आमाशय में पहुंचता है और उसके बाद में इस प्रकार से पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें आगे की तरफ गति करता है। तो उसका जो विशेष जिम्मा है या फिर पूरी जिम्मेदारी जो है वो आपका पेरिस्टेटियल जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टेटिक जो मूवमेंट क्रमांकोचन जो गति होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। आप ऐसे समझ लीजिए जो ईश्वर ने जो व्यवस्था की है, मतलब आपने देखा है, आपको जो यहाँ पर जो आपका ओएसोफेगस दिख रहा है, ये ओएसोफेगस वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता में ये काफी मतलब इसमें किसी भी प्रकार का ज्यादा स्पेस नहीं होता है और इसकी जो भित्तियां होती हैं वो लगभग आपस से जुड़ी हुई होती है। जब आप भोजन करते हैं तो वो भोजन जो होता है वो काफी स्ट्रेस के साथ नीचे जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बना के अगर बताने का प्रयास करूं, ये आपका कोई भी ग्रास है, मतलब आपका फूड है, तो ये फूड इसमें अगर ये इस तरीके से इतनी इसमें जगह होती तो ये तुरंत नीचे चला जाता और नीचे गिर जाता। एक पाइप की तरीके से अगर बना देता तो फिर ये ऊपर से कोई भी चीज नीचे डालो नीचे निकल जाएगी, तो उसमें किसी भी प्रकार का ना तो पाचन होगा, ना ही वो ज्यादा देर तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गति कर पाएगा। तो इसलिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी भोज्य पदार्थ जो होता है हमारा, वो हमारे, अब आप ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा भोज्य पदार्थ है, एलिमेंट्री कैनाल हमारा अभी इस दशा में है और इस जिस जगह भोजन है वहां पर इस दशा में है और उसके पीछे भी वो इस दशा में है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी भोज्य पदार्थ जो भी ग्रास है आपका, वो आपका उसमें फंस करके चलता है और उसके बाद पुनः उसी स्थिति में ये आता चला जाता है। जैसे कि ये नीचे की तरफ गति करेगा तो इसकी स्थिति जो है, ये जो यहाँ पर आपको फूला हुआ सा दिख रहा है, इसकी स्थिति पुनः उसी प्रकार की हो जाएगी। दूसरा बात, इसमें ग्रेविटी बिल्कुल भी कोई भी किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेती है, क्योंकि ग्रेविटी से अगर ऐसा होता तो आप जब लेटे हैं या फिर जब आप एकदम से अपोजिट अभी खड़े हैं उसके जैसे उल्टा हो जाए तो आपके पेट में जो कुछ भी है वो तुरंत बाहर आ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें स्फिंक्टर्स जो होते हैं, स्फिंक्टर जो होते हैं वो स्फिंक्टर हमारे भोज्य पदार्थ को रोकने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कार्य करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा, और इस प्रकार के और भी टॉपिक पाने के लिए और भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।